हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो हम सैंपल पेपर 2024 का जो सैंपल पेपर है उसको हम जो है डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे पिछले लेक्चर पे हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप या जिसे हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं वो हमने करे थे, और साथ ही साथ हमारे जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स थे वो भी हमने डिस्कस किए। आज हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आपका जो आज का पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को संक्षेप में समझाइए। यानी यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं 3 प्रश्न है यहाँ पे। इनमें से किसी भी 2 प्रश्न को आपको जो है ब्रीफली समझाना है। ठीक है, 2 प्रश्न आपको समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। सेकंड है, घरेलू परिपथ में फ्यूज का महत्व। यानी जो आपके घरेलू परिपथ होते हैं, डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं, वहां पर जो है फ्यूज किस तरीके से बेहद इंपॉर्टेंट होता है, बेहद महत्वपूर्ण होता है, उसका कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज इन डोमेस्टिक सर्किट। तीसरा है विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, कोई भी 2 करने हैं, और आप देख सकते हैं जो आप 2 प्रश्न करेंगे वो आपके 1.5 मार्क्स के प्रश्न। तो हम सबसे पहले बात कर देते हैं ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट की। यानी अगर हम एसी और डीसी की बात करें तो इन दोनों में आपको अंतर लिखना है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एसी की बात करें, ऑल्टरनेट करंट की बात करें, तो आपके घरों में, स्कूलों में जो धारा आती है, जो करंट आती है, जिसका आप यूज करते हैं, वो कौन सी होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। इसको, ये जो धारा है, आप इस चीज से समझ सकते हैं कि ये जो है बहुत दूर दूर से आपके हाइड्रो पावर स्टेशन, जैसे कि आपके जल विद्युत संयंत्र हो गए, ठीक है, आपके जो है थर्मल पावर स्टेशन हो गए, जैसे कि आपके जो है ताप विद्युत संयंत्र होंगे, तो वहां से वो आपके घरों तक दूर दूर तक ले जाए जाते। यानी अगर हम एसी करंट की बात करें तो एसी करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जिसको आप बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। और जब हम इसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऊर्जा का जो है लॉस नहीं होता। वहीं अगर हम डीसी की बात करें, डायरेक्ट करंट की बात करें, तो जैसे आपके जो सेल होते हैं, बैटरी होते हैं, उनसे हमें जो धारा मिलती है वही आपकी डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा होती है। इस धारा की अगर हम बात करें, इसे हम बेहद दूरी तक नहीं ले जा सकते, पर यह है कि इसे आप कंफर्टेबली इधर से उधर जो है कैरी कर सकते, जा सकते, लेकिन इसको आप एक जगह से दूरी तारों के माध्यम से जो है प्रवाहित या जो है फ्लो नहीं करवा सकते। ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो एक समय के बाद अपनी जो उसका अगर हम एसी करंट की बात करें तो एसी करंट में जो फ्लो होता है वो चेंज होता है, एक टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है, फ्लो आपका चेंज होता है। वहीं अगर हम बात करें डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट में जो फ्लो होता है वो सेम रहता है, एक जैसा या एक समान होता है। ठीक है, अगर हम एसी की बात करें, एसी सर्किट जो होते हैं, एसी करंट जो होता है वो आपका जो एसी डायनामो होता है, ठीक है, उससे आप इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं। वहीं अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें, डिस्क धारा की बात करें, तो ये आप जो है डीसी जो आपकी जनरेटर होता है, ठीक है, उससे आप इसे जो है जनरेट कराते हैं। यानी एसी जनरेटर, एसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है उससे आपकी एसी करंट प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, और जो आपका डीसी जनरेटर होता है, जो आपका दिष्ट धारा जनित्र होता है, उसके माध्यम से हम डीसी धारा को उत्पन्न कराते हैं। और ये जो आपकी डायरेक्ट करंट होती है ये आपको सेल में, बैटरी में आपसे आपको प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे।
पहले आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे, एक तरफ आप लिखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरी तरफ यहाँ पे आपकी आएगी दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब इस तरीके से आप कॉलम बनाएंगे और एक एक करके दोनों का जो है डिफरेंशिएट करते रहेंगे, दोनों में अंतर बताते रहेंगे। पहला है AC is easy to be transferred over longer distances even between two cities without much energy loss। यानी जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको हम बहुत दूरी तक ले जा सकते हैं, बेहद दूरी तक आप इसे लेके जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप एक शहर से दूसरे शहर तक भी इसे ले जा सकते हैं। और ऐसा ले जाने पर यहाँ पे किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस यानी ऊर्जा का जो क्षय है या ऊर्जा की जो लॉस है वो नहीं होता। ठीक है, तो आप तारों के माध्यम से इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह या एक शहर से दूसरी शहर तक ले जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें दिष्ट धारा की, DC cannot be transferred over a very long distance, it loses electric power। हम कभी भी दिष्ट धारा को बहुत दूरी तक तारों के माध्यम से नहीं ले जा सकते। ऐसा इसलिए होता है कि ये क्या कर सकते हैं, ये जो है इनसे जो है इलेक्ट्रिक पावर या जो विद्युत शक्ति जो है इनकी वो खत्म हो सकती है या उसका लॉस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोटेटिंग मैग्नेट्स कॉज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो। अगर हम रोटेटिंग मैग्नेट की बात करें, ठीक है, ऐसे मैग्नेट ऐसे चुंबक जो घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लो में चेंज कर सकते हैं। DC की बात करें, द स्टेडी मैग्नेटिज्म मेक्स DC फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन। अगर हम बात करें DC की या दिष्ट धारा की, तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिज्म है, जो चुंबकत्व है, वो स्टेडी होता है, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, वो सेम रहता है, जिस कारण यहाँ पे जो दिष्ट धारा होती है इसकी दिशा कुछ समय के बाद बदलती नहीं। जबकि AC की अगर हम बात करते हैं तो AC में क्या होता है, AC की जो है डायरेक्शन या धारा की जो दिशा है वो एक समय के बाद बदलती है। The frequency of AC is dependent upon the country। अगर हम बात करें AC की फ्रीक्वेंसी की, AC की आवृत्ति की, तो ये जो है देश के ऊपर, कंट्री के ऊपर निर्भर करती है। बट जनरली द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। और आमतौर पे अगर हम बात करें तो AC की जो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है वो 50 से 60 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। DC हैज नो फ्रीक्वेंसी और जीरो फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम DC की बात करें तो DC की जो आवृत्ति होती है वो शून्य होती है, यानी जीरो होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो AC है उसकी आपकी 50 या 60 हो सकती है, लेकिन जो आपका DC है, डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो शून्य यानी जीरो होती है। इन AC the flow of current changes its direction forward and backward periodically। यानी क्या होता है, पीरियोडिकली या कुछ समय बाद क्या करता है, जो आपका AC होता है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसके करंट की दिशा बदलती है। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे की तरफ पीछे की तरफ चेंज होती रहती है। वहीं अगर हम बात करें दिष्ट धारा की, तो दिष्ट धारा क्या करती है, इट फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन स्टेडीली, यानी ये एक ही दिशा में लगातार फ्लो करती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। Electrons in AC keeps changing their direction backward and forward। AC में प्रत्यावर्ती धारा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी दिशा को लगातार बदलते रहते हैं, एक समय के बाद, समय अंतराल के बाद बदलते रहते हैं, इस समय अवधि के बाद बदलते रहते हैं। और कैसा, आगे और पीछे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, पीछे आगे होते। इलेक्ट्रॉन्स ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड। और अगर हम दिष्ट धारा की बात करें तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करते हैं जो कि आगे की तरफ होती है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। ठीक है, AC को लंबी दूरी तक, यहाँ तक कि दो शहरों के बीच भी बिना अधिक ऊर्जा हानि के स्थानांतरित करना आसान है। DC को बहुत लंबी दूरी तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यह विद्युत शक्ति खो देती है। घूमने वाले चुंबक
ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा में एसी में घूमने वाले चुंबक विद्युत प्रवाह की दिशा में परिवर्तन का कारण बनते हैं। यानी अगर आपके चुंबक मूव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपके चुंबक मूव करते हैं, गति करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपकी एसी की दिशा में परिवर्तन आता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के दिशा में परिवर्तन आता है। स्थिर चुंबक डीसी को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। वहीं अगर हम डीसी की बात करें तो जो आपके डीसी जनरेटर होते हैं या डीसी जनरेटर होते हैं, यहाँ पे जो आपका चुंबक होता है स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, जिस कारण क्या होता है, पृष्ठ धारा की जो दिशा होती है वो एक ही होती है, एक ही दिशा में वो गति करती है। एसी की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति देश पर निर्भर करती है, देश पर निर्भर करती है। आमतौर पर आवृत्ति 50 से 60 हर्ट्ज होती है। डीसी की बात करें तो डीसी की आवृत्ति या शून्य होती है। ठीक है, आवृत्ति नहीं होती है, दृष्ट धारा की आपकी आवृत्ति नहीं होती। नेक्स्ट है एसी में करंट का प्रवाह समय समय पर अपनी दिशा आगे और पीछे बदलता है। यानी अगर हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, समय समय के बाद, यस ठीक है, कभी आपकी जो पहले आपकी जो धारा है वो आगे की ओर जाएगी, फिर पीछे की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, अगर हम बात डीसी की तो डीसी में क्या होता है, यह एक दिशा में निरंतर बहती है, यानी एक ही डायरेक्शन में आपकी जो डीसी करंट होती है वो प्रवाहित होती है। एसी में इलेक्ट्रॉन अपनी दिशाएं बदलते रहते हैं आगे पीछे। एसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा को चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, वहीं डीसी में क्या होता है, डीसी में या दृष्ट धारा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में चलते हैं आगे की। तो इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलते रहते हैं और किधर की तरफ चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा के बीच में भेद लिखना। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल बना के आप पॉइंट वाइज सारा आंसर लिखिए। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है, घरेलू परिपथ में फ्यूज का महत्व। तो आपको बताना है कि घरेलू परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व होता है। जीएचएस धौलपुर को एक बच्चा माइक ले लीजिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम पुष्पा राय। पुष्पा बेटा, आप ये बताइए कि जो फ्यूज होते हैं, मैम विद्युत फ्यूज का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है घर पे। मैम जब अगर अधिक विद्युत आ जाता है हमारे घर में तो उनसे डायरेक्ट अगर हमारे उपकरणों पर जाते हैं तो वो उपकरण खराब हो सकती है, परंतु पहले वो अधिक विद्युत उस फ्यूज के पहले उस फ्यूज में आते हैं, उस फ्यूज की जो तार होते हैं उसमें वह आकर प्रवाहित होते हैं। सर मैम इसका यही मतलब है। ठीक है, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो यहाँ पे जो विद्युत फ्यूज होता है इसका उपयोग सुरक्षा उपकरण के रूप में किया जाता है, सुरक्षा के लिए इसका उपयोग होता है। क्या होता है, कई बार एकदम से धारा ज्यादा हो जाती है, तो अगर वो धारा एकदम से ज्यादा धारा हमारे घरों तक प्रवाहित होगी तो हमारे जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी आपके चीजें हैं, सारी क्या हो सकती हैं, जल सकती है। तो उनसे बचाने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। फ्यूज में एक तार होती है। ठीक है, अब ये तार कैसी होती है, इसका जो गलनांक होता है, ठीक है, इसका जो गलनांक होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। अब क्या होता है, जैसे ही अधिक धारा इससे प्रवाहित हो जाती है, यानी उस धारा ने क्या किया है, एक लिमिट क्रॉस कर दी, एक लिमिट थी जो उसने क्रॉस कर दी। अब इस लिमिट को उसने क्रॉस किया है तो क्या होगा, जैसे ही वो फ्यूज की तार से गुजरेगी तो फ्यूज की तार गल जाएगी, गल जाएगी यानी सर्किट आपका टूट जाएगा। सर्किट टूट गया तो आपकी जो धारा है वो आगे नहीं पहुंच पाई। ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूज जो है आपके जो उपकरण है, घरों के उपकरण, उनको जलने से बचाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट जैसी जो प्रॉब्लम होती है उनसे बचाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे ये हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज एज अ सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज यानी विद्युत फ्यूज का जो उपयोग है वो सुरक्षा उपकरण के रूप में किया जाता है। Whenever there is a large amount of current flowing through a circuit due to some fault due to ठीक है, तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो धारा होती है
वो हमारे परिपथ से, जो हमारे घरेलू परिपथ है, उनसे प्रवाहित हो जाती है। और इसका कारण किसी भी तरीके का कोई भी फॉल्ट हो सकता है। ड्यू टू द लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलॉय, ठीक है, द फ्यूज मेल्ट्स डाउन। अब क्या होता है कि जो आपका फ्यूज होता है, फ्यूज में जो तार होती है, ठीक है, वो जो तार होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका जो गलनांक होता है वो कम होता है। अब ये जो जब क्या होता है कि ये धारा इससे या फ्यूज की जो तार है उससे बहती है, तो जो फ्यूज की तार है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है या गल जाती है, विच ब्रेक्स द सर्किट कनेक्शन, जिससे क्या होता है, सर्किट टूट जाता है और जो अत्यधिक धारा है वो हमारे घरों तक या हमारे घरेलू परिपथ में नहीं जाती। विद्युत फ्यूज का उपयोग सुरक्षा उपकरण के रूप में किया जाता है। जब भी कुछ दोषों के कारण किसी सर्किट में बड़ी मात्रा में या अधिक मात्रा में करंट प्रवाहित होता है, तो मिश्र धातु में कम गलनांक के कारण मिश्रित धातु का कम गलनांक होने के कारण फ्यूज पिघल जाता है, जिससे सर्किट कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। जो आपका अगला पार्ट है वो है विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जहां पे ये आपसे पूछा था। बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, विद्युत चुंबक की बात करें, तो ये एक प्रकार का टेम्परेरी मैग्नेट है यानी अस्थायी चुंबक है। बेसिकली क्या होता है, आप क्या करते हैं, एक जो है तार की कुंडली ले लेते हैं, ठीक है, आप कॉइल ले लेते हैं। अब आपने जो है ये पढ़ा है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी भी चालक से धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो करती है, तो क्या होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सीधा चालक है, ठीक है, तार के रूप में एक चालक है। अब इससे क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब इससे धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों तरफ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में क्या होता है, आपके चारों, इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक कॉइल की, ठीक है, एक कुंडली की, अगर इससे धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, ये एक किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक जो है चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और अगर हम बात करें इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की है या इसका जो चुंबक है वो कब तक रहता है, जब तक इसमें धारा प्रवाहित हो। यानी अगर आप किसी कुंडली में जो है इसको आप किसी सेल से जोड़े और इससे क्या करे, धारा प्रवाहित करे, तो ये देखा गया है कि ये किसकी तरह व्यवहार करता है, एक ये जो है एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। और कब करता है, जब इससे धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही हम बंद किया या स्विच ऑफ कर दिया तो ये क्या करता है, ये अपना चुंबकत्व खो देता है, ये अपना चुंबकत्व खो देता है। तो यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम एक आयरन की कोर या लोहे की एक कोर यहाँ पे लगा देते। अब ये जो आयरन की कोर या लोहे की कोर जो इस कॉइल के भीतर लगाई जाती है, ये क्या करती है, इसके चुंबकत्व को बढ़ा देती है, इसका मैग्नेटिज्म बढ़ा देती है। तो जब भी इस प्रकार की जो कॉइल या कुंडली होती है उससे जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब तक धारा उससे प्रवाहित होती है तो वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जैसे ही धारा बंद कर दी जाती है या धारा का प्रवाह रोक दिया जाता है तो ये अपना चुंबकत्व खो देता है। यही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक कहलाता है। An electromagnet is a temporary magnet made by winding wires around an iron core. अगर हम विद्युत चुंबक की बात करें तो विद्युत चुंबक क्या है, एक अस्थायी चुंबक है। एक कैसा चुंबक है, अस्थायी चुंबक है, जिसको क्या किया जाता है, लोहे की कोर के चारों तरफ जो है उसे घुमाया जाता है। एक तार है,
ठीक है, तार ली जाती है, उसको क्या किया जाता है, लोहे की जो कोर होती है उसके चारों तरफ घुमाया जाता है। ठीक है, यानी हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, कुंडली ले रहे हैं और उसके बीच में क्या है, एक लोहे की आपने कोर ली। When current flows in the coil, the iron becomes a magnet. अब जब क्या होता है, इस कॉइल या इस कुंडली से धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो करती है, तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है, एक मैग्नेट, एक चुंबक की तरह ये व्यवहार करता है। चुंबक की तरह व्यवहार करता है का अर्थ है कि अगर हम क्या करेंगे, लोहे की कीलें इसके पास हो जाएंगी, तो किसी भी प्रकार की लोहे की चीज है हम इसके पास हो जाते, तो ये देखा जाता है कि वो चीजें इसकी ओर आकर्षित होती हैं, इससे चिपक जाती है, इसकी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट हो जाती है। When the current is flow turn off, जैसे ही हम क्या करते हैं, करंट का फ्लो बंद कर देते, धारा का प्रवाह बंद कर देते, यानी स्विच हमने ऑफ कर दिया, तो क्या होता है, इट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये अपना चुंबकीय गुण खो देते। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है जो लोहे की कोर के चारों ओर तार घुमावदार या तार को घुमाया जाता है, या एक कुंडली के अंदर हम क्या करते हैं, एक लोहे की कोर को लगाते हैं। जब कुंडली में करंट प्रवाहित होता है तो लोहा चुंबक बन जाता है, तो क्या होता है, ये एक चुंबकीय जो आपका आयरन है या पूरा जो कॉइल है, पूरा क्या करता है, एक चुंबक की तरह व्यवहार। ठीक है, आपका कॉइल और जो अंदर कोर होती है दोनों व्यवहार। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि जब हमने क्या देखा था, हमने ये पढ़ा था कि जो आपके पास एक चालक होता है जिसे धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। उसी तरीके से हमने ये भी देखा था कि हमारे पास एक सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड एक जो है जिसे आप परिनालिका कहते हैं, वो भी आपका एक बार मैग्नेट या क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉइल है वो अकेले भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब हम इसमें लोहे की कोर को डाल देते हैं तो क्या होता है, इसका चुंबक तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब करंट बंद कर दिया जाता है तो यह अपने चुंबकीय गुण खो दे, और जैसे ही हम धारा को बंद कर दें वैसे ही क्या होगा, ये अपना चुंबक तो खो दे। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, विद्युत चुंबक होता है। विद्युत चुंबक आपको ध्यान रखना है, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी आपका विद्युत चुंबक एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जब आप धारा को बंद कर देते हैं, करंट का फ्लो बंद कर देते हैं, तो ये अपना मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व खो देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, आपसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो अंतिम पंक्ति में बैठा को शाम पर पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, क्या हुआ है, एक क्लास है, उसमें क्या है, बच्चे बैठे और एक बच्चा जो है सबसे लास्ट वाली पंक्ति में या सबसे लास्ट वाली रो में बैठा हुआ। अब क्या होता है, उसको ब्लैक बोर्ड को देखने में, उसे पढ़ने में परेशानी हो रही है। ठीक है, उसको परेशानी हो रही है। यहाँ किस प्रकार का दृष्टि दोष है, आपसे ये पूछा गया है कि ये जो दृष्टि दोष है ये किस प्रकार का दृष्टि दोष है, आपको ये बताना है। इसके उत्पन्न होने के दो कारण लिखिए। आपको इसके उत्पन्न होने के दो कारण लिखने हैं, ऐसा क्यों होता है, ये जो डिफेक्ट है, ये जो दोष है, दृष्टि दोष जो है वो क्यों, किस कारणों से वो होता है, रेखीय आरेख द्वारा समझाइए। और आपको क्या करना है, डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, डायग्राम भी ड्रॉ करना है। इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, यानी आप इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। A student has difficulty in reading the blackboard while sitting in the last row. Which type of refractive defect of the eye is it? Try to reason for its occurrence. Explain with the help of linear diagram. How can this be solved by classes? तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप, एक बच्चा है, वो क्या है, वो क्लास में बैठा है और पीछे बैठा है, पीछे वाली रो में बैठा है, बिल्कुल पीछे बैठा है, और वो क्या कर रहा है, ब्लैक बोर्ड में देख रहा है, श्यामपट्ट में देख रहा है, लेकिन उसको वहां पे जो ब्लैक बोर्ड में लिखी हुई चीजें हैं वो उसको बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं दे रही। तो उसको कौन सा दृष्टि दोष है, ये आपको, ठीक है बेटा। तो आप ये बताइए कि जब किसी बच्चे को, जैसे यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि एक बच्चा है जो कि क्लास में पीछे बैठता है और उसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिखाई देता,
तो उस पे जो है, जो दृष्टि दोष उसको है, वो कौन सा है? हाँ जी बेटा। मैम निकट दृष्टि दोष। ठीक है बेटा, वेरी गुड, निकट दृष्टि दोष। और क्या बोलते हैं इसे? मैम नहीं पता। मायोपिया। ठीक है, क्या होता है इसमें, आप बता सकते हैं इसमें क्या अच्छा। होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा आपका नाम क्या है? मैम सपना। सपना बेटा, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सब तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो पीछे बैठा है और उसे ब्लैक बोर्ड का लिखा हुआ दिखाई नहीं दे। ठीक है बेटा, बैठ जाइए। तो क्या होता है बेसिकली, ये जो डिफेक्ट है, ये जो है, ये मायोपिया है। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पे पास रखी हुई चीजें, ठीक है, हमें दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी हुई चीजें हमें दिखाई नहीं देती। इंग्लिश में से जो है शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कई बार क्या होता है, जो आपका आंख का गोलक है या आई बॉल जो है, वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, बड़ा हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि जो वस्तु की इमेज है वो प्रॉपरली आपके रेटिना पे नहीं बन पाती, रेटिना पे या दृष्टि पटल में नहीं बन पाती, जिस कारण आप वस्तु को ठीक तरीके से नहीं देख पाते। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये विद्यार्थी है, इसे कौन सा दृष्टि दोष है? मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, जिसे आप निकट दृष्टि दोष या क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। ठीक है, मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया इसे आप कहते हैं। ठीक है, द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, यानी छात्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अब हम बात करते हैं कि मायोपिया क्यों होता है। एक रीजन मैंने आपको बताया किस कारण होता है, आई बॉल के इलॉन्गेशन, यानी जो आपका नेत्र का गोलक है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, मायोपिया कैन बी कॉज्ड बाय आई बॉल इलॉन्गेशन। ठीक है, नेत्र का गोलक बढ़ जाता है, उसके कारण हो सकता है। Myopia is a common vision condition in which you can see object close to you clearly but not those farther away। और क्या कहा गया है कि मायोपिया एक ऐसी जो है दृष्टि दोष है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमें पास की चीजें, यानी जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे चीजें रखी है वो तो हमें बिल्कुल सही तरीके से दिखती है, लेकिन जो दूर रखी हुई चीजें, बेहद दूर जो चीजें रखी गई हैं, वो हमें क्लियरली या साफ तौर पर दिखाई नहीं देती। मायोपिया अकर्स व्हेन द आई बॉल हैज टू मच फोकसिंग पावर। और मायोपिया कब हो सकता है, जब आपकी आंख जो है, जो आई जो है, वो बहुत ज्यादा फोकस कर सकती है, यानी उसकी फोकस करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तब ऐसा हो सकता है। Either because the eye is too long or because the cornea is more curved than mouth। ठीक है, और क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो सकता है कि आपकी जो आंखों की जो फोकसिंग पावर है, फोकस करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, या तो आपकी जो आई बॉल है वो बड़ी हो गई है, ठीक है, आंखों का जो गोलक है वो बड़ा हो गया है, या आपका जो कॉर्निया है, आंख में जो कॉर्निया होता है वो ज्यादा कर्व हो गया, यानी जैसे आमतौर पर उसमें कर्व होता है, घुमाव होता है, उससे ज्यादा उसमें क्या आ गया है, घुमाव आ गया, causing the eye to be strong। इससे क्या हो जाता है, आपकी जो आंखें हैं वो ज्यादा फोकस करने लगी। मायोपिया के कारण निकट दृष्टि दोष नेत्र गोलक के बढ़ाव के कारण हो सकती है। मायोपिया एक सामान्य दृष्टि स्थिति है जिसमें आप अपने करीब की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं। मायोपिया तब होता है जब आंख में बहुत अधिक फोकस करने की शक्ति होती है, या तो क्योंकि आंख बहुत लंबी हो गई है, या आंख की जो गोलक है वो बड़ा हो गया है, या क्योंकि कॉर्निया सामान्य से अधिक घुमावदार होता है, जिससे आंख बहुत जो है ज्यादा फोकस करने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये इसके कारण होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं रे डायग्राम की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आपसे रे डायग्राम भी पूछा गया है, किरण आरेख पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, वस्तु कहाँ है, बेहद दूरी। और आपने पढ़ा है कि जब भी हम
किरण आरेख बनाते हैं और वस्तु को बेहद दूरी पे रखते हैं, तो उसकी जो या उस वस्तु से जो आने वाली किरणें हैं उनको हम समानांतर किरणों के तौर पर दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने समानांतर किरणों के माध्यम से क्या कहा है कि जो वस्तु है वो बेहद दूरी पे है, बहुत डिस्टेंस पे है, या जो है अनंत दूरी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब क्या होता है, ये किरणें हमारी आंखों में पहुंचती है, आंखों के लेंस पे जाके क्या होता है, यहाँ पे अपवर्तन होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, आपका आगे दोनों किरणें क्या होती है, आपस में मिलती है और प्रतिबिंब बनाती है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंख का जो गोला है वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया, बड़ा है। तो क्या हो रहा है, ये आपको क्या है, दृष्टिपटल, रेटिना। तो इमेज कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से आगे। अब वो जब रेटिना से आगे बनेगा तो हमारी जो आंखें हैं वो इमेज को, प्रतिबिंब को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी, पहचान नहीं पाएंगी, यानी हमारी आंखों पे क्या होगा, इमेज नहीं बन पाए, प्रतिबिंब नहीं बन पाए, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है, जब जो है आपकी ऐसी आंख जिसे क्या है, मायोपिया है, उससे बेहद दूरी पर हमने वस्तु रखी है, तो तब हमारी जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कुछ इस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम जो है वस्तु को पास में रखा यहाँ पे F पर, ठीक है, यहाँ पे हमने रखा। अब क्या हुआ, यहाँ से आपकी किरणें आई, जो आपकी आंखों का लेंस है वहां पे क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, जो किरणें हैं वो मिलती है, और कहाँ पे मिलती है, आप देख सकते हैं रेटिना पे मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने वस्तु को पास में रखा है तो हमारी जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो रेटिना पे बन रहा है, यानी हम वस्तु को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, वस्तु को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, वस्तु को पहचान पा रहे हैं। लेकिन जब वस्तु दूर रखी गई है तो क्या हो रहा है, हमारा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वो हमारी रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले बन जाए। तो इस तरीके से आपको पहले ये डायग्राम बनाने हैं, फिर आपको, ठीक है, करेक्शन, आप इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार के लेंस से आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कॉन्केव लेंस या अवतल लेंस के माध्यम से इसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, अवतल लेंस। तो ऐसे चश्मे जो कि अवतल लेंस से बने होते हैं, ऐसे चश्मों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं, या इस दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वस्तु बेहद दूरी पे रखी है, कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर है। अब वो किस पे पड़ी, अवतल लेंस पे पड़ी। अवतल लेंस पे पड़ी तो क्या हो जाएगा, आपकी जो किरणें हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाए, डाइवर्ज हो जाएंगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, तो थोड़ा दूर हो जाएंगी। फिर क्या होगा, जब यहाँ से किरणें हमारी आंखों के लेंस में जाएंगी, आई लेंस में जाएंगी, तो क्या होगा, इस लेंस जो हमारी आई लेंस है उसको ऐसा लगेगा कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, पास से आ रही हैं, मतलब उसके लिए ऐसा होगा कि ये पास से आ रही है, एफ पॉइंट से आ रही है। और फिर क्या होगा, किरणें हमारी आंखों से भी अपवर्तित होंगी, पहले लेंस से, फिर हमारी आंखों के लेंस से अपवर्तित होंगी, और अपवर्तन के बाद क्या होगा, जो हमारी इमेज या जो हमारी वस्तु की जो इमेज है वो हमारे रेटिना पे बन जाए। तो इस तरीके से हम कॉन्केव लेंस या अवतल लेंस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, मायोपिया को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए, ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, कॉन्केव लेंस का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। करेक्शन ऑफ मायोपिया, द कॉन्केव लेंस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई forms a virtual image of the distant object at far point f of the myopia। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो कॉन्केव लेंस है, अवतल लेंस है, वो क्या करता है, वो जो है आंखों के सामने जो है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है, प्रतिबिंब बना देता है यहाँ पे जो कि पास में है। और फिर क्या होता है, ऐसा लगता है कि जो आपकी किरणें आ रही है वो उस बिंदु से आ रही है, और आपकी आंखों में जो इमेज है वो रेटिना में बन जाती है। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ
कॉनकेव कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, यानी दोष को उचित क्षमता के अवतल अपसारी लेंस के उपयोग से ठीक किया जा सकता है। यानी जो आपका अवतल है वो कैसा लेंस है, अपसारी लेंस है, और इसके माध्यम से हम इस डिफेक्ट को, इस दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछा गया था पहले कि क्या डिफेक्ट है, वो हमने लिखा। फिर आपको कोई भी 2 कारण लिखने हैं, ठीक है, कोई भी आप 2 कारण लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, किरण आरेख बनाना है, तो किरण आरेख आप इस तरीके से बनाएंगे। और फिर आपसे कहा गया है कि किस प्रकार के लेंस या ग्लासेस का उपयोग करके हम जो है इस दोष को ठीक कर सकते हैं। तो आप फिर उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2024 का, इसके कुछ प्रश्न हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है, ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये भी आपको समझ में आया होगा। आपको इन प्रश्नों को रिवाइज करना है। जितने भी अभी तक हमने प्रश्न किए हैं, जितने भी प्रश्न पत्र हमने डिस्कस किए हैं, उन सभी को आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।